हिंदी व्याकरण के तहत काल का अध्ययन करेंगे। काल की परिभाषा, काल के भेद और भेदों के भेद का अध्ययन करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। काल, क्रिया किस समय हुई, इसका बोध कराने का काम काल करता है। अर्थात काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। प्यारे बच्चों, जैसे देखिए बच्चे खेल रहे हैं और मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। दूसरा वाक्य देखिए, बच्चे खेल रहे थे और मैडम पढ़ा रही थी। और तीसरा वाक्य देखिए, बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएगी। तो ये तीनों वाक्य बच्चे खेल रहे हैं अर्थात ये अभी वर्तमान की स्थिति का बोध कराता है। दूसरा वाक्य बच्चे खेल रहे थे यानी भूतकाल की स्थिति का बात बता रहे हैं। और तीसरा वाक्य बच्चे खेलेंगे यानी भविष्य काल के, अर्थात काल के तीन भेद है। तो देखिए पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। पहले दोनों वाक्य वर्तमान समय की बातें बता रहे हैं। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी, अर्थात ये दोनों वाक्य, दूसरा वाक्य भूतकाल के है अथवा तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी, अर्थात ये भविष्य काल की बात है। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है, इसे हम काल कहेंगे। तो काल के भेद, तो काल के तीन भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, पुजारी पूजा कर रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, प्रियंका स्कूल जाती है। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तत्कालिक वर्तमान काल और छठा संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले न संदेह का, वहां सामान्य वर्तमान होता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है। तो इस वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरणों को अगर देखें तो वह पुस्तक पढ़ता है, दूसरा माली पौधों को पानी देता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, तो वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। अन्य उदाहरण देखें तो वर्षा हो रही है,
दूसरा वाक्य अनुराग लिख रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उन्हें पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है। दूसरा, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी। जैसे माँ खाना बना रही होगी, तो इस वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। अन्य उदाहरण देखे तो राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। यानी यहाँ पर इन वाक्यों में संदेह प्रकट होता है, अतः संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा वाक्य, वह जा रहा है। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है कि संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह आया है, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो, ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण। भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था। दूसरा वाक्य, राम ने अपना पाठ याद किया। तीसरा वाक्य, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त तीनों यानी उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य है। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूत। तो सामान्य भूतकाल की परिभाषा देखें तो जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई। तीसरा वाक्य, श्री राम ने रावण को मारा। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई है, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल की परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है। दूसरा वाक्य, मैं अभी सोकर उठी हूं। तीसरा वाक्य, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। तो उपयुक्त तीनों वाक्य की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखें तो क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में कहे तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे
उसने श्याम को मारा था। दूसरा वाक्य, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। तीसरा वाक्य, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखें तो जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था। दूसरा वाक्य, रीता सो रही थी। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं है। तो संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा देखे तो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गाया होगा, बस छूट गई होगी। तीसरा वाक्य, दुकानें बंद हो चुकी थी। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं है। तो देखिए, हेतु हेतु मध्य भूत की परिभाषा, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतु मध्य भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहां हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। दूसरा वाक्य, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल की क्रियाएं है। तो देखिए, भविष्यकाल, भविष्यकाल की परिभाषा, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा। दूसरा वाक्य, हम सर्कस देखने जाएंगे। तीसरा वाक्य, किसान खेत में बीज बोएगा। उपयुक्त तीनों वाक्यों की क्रियाएं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं है। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, घे आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। एक सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हेतु हेतुब्ध भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। दूसरा, वह घर जाएगा। तीसरा, दीपक अखबार बेचेगा। तो उपयुक्त तीनों वाक्य में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं है। दूसरा, संभाव्य भविष्यत काल की परिभाषा देखें, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं।
जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए। दूसरा, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। तीसरा वाक्य, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। तीसरा भेद, हेतु हेतुब्द भविष्यत काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुब्द भविष्यत काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं। दूसरा वाक्य, वह कमाए तो मैं खाऊं। तीसरा वाक्य, जो कमाए सो खाए। चौथा वाक्य, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। आज हमने जो काल का अध्ययन किया उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कार्य आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, काल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। प्रश्न दूसरा, वर्तमान काल के कौन कौन से भेद है। प्रश्न तीसरा, भविष्य काल की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, हमने जो आज काल का अध्ययन किया, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे ईमेल या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।